दोस्तों की सबके जीवन में जो भूमिका रहती है वही मेरे में रही है भाई, उसमें उसमें कोई डाउट नहीं है। दोस्त अच्छे होने चाहिए, कोई और नहीं फॉलो किए, अपने कोचिंग के नोट्स पर्याप्त होते हैं मेरे, जो मुझे लगता है। एक चीज़ है कि यहाँ चेयर से इस स्टेज पे आने का थोड़ा सा ही फासला, एक दो कदम चल के आ सकते हैं, बट इसमें मुझे 2 साल लग गए। ट्विटर चलाता होगा कोई, फेसबुक चलाता होगा कोई, इंस्टा चलाता होगा कोई, टेलीग्राम, व्हाट्सएप, कोई नहीं है सच। बाकी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है बहुत हाथ जोड़ के कि सीसेट को हल्के में मत लेना। आइए आइए, बधाई हुई, बहुत बहुत बधाई। जोरदार तालियों से स्वागत करिए। आप में से 2-3 स्टूडेंट आ जाइए, इनको शुभकामनाएं दीजिए। आइए आइए, आप भी आइए। बहुत सब बेसब्री से इंतजार था विकास का। आ जाओ जी, आइए, इस तरफ आइए। आप लो भी विकास, शुभकामनाएं स्वीकार करो। और अब आप लोगों को विकास स्वयं बताएंगे कि क्या क्या हुआ, कैसी तैयारी रही, क्या इनके अनुभव रहे, क्या नहीं करना था जो इन्होंने भी किया, और क्या तैयारी के लिए करना चाहिए। जो भी आपकी जिज्ञासा होंगी वो सवाल आप बाद में पूछ लेना। पहले हो सकता है सारे सवालों के जवाब ये खुद ही दे देंगे, क्योंकि जब पढ़ाई करते करते टीचर से ये भी इनको एक अनुभव मिलता है, सबको मिलता है वो अनुभव। आप लोगों ने देखा होगा क्लास में भी टीचर कोशिश करते हैं कि आप सवाल पहले पूछें, उससे पहले ही आपको आंसर मिल जाए, है ना। और कोशिश की जाती है कि सवाल पूछना ही ना पड़े। तो आज इनकी भी यही कोशिश रहेगी। काफी प्रेशर में है, लेकिन इंटरव्यू दे के आए तब प्रेशर कम हो जाएगा। हाँ, चलो, बहुत बहुत बधाई हो। अपना अनुभव इनके साथ साझा करें। गुड इवनिंग सभी को, गुड आफ्टरनून। प्रेशर ज़्यादा है, समझ में नहीं आ रहा क्या बोलूँ ना। ये मेरा मेंस में पहला प्रयास था, इंटरव्यू भी पहला ही था और होपफुली हो गया। उम्मीद भी वही की थी। मेनली तैयारी करने का सबसे जो इम्पोर्टेंट सोर्स मैंने फॉलो जो किए थे, टू बी वेरी फ्रैंक, गाइड बुक मैंने फॉलो नहीं किया है। सिर्फ एक गाइड बुक फॉलो करी थी मैंने एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी के लिए, शायद नाम लेना ठीक नहीं होगा उसका। बाकी कोई और नहीं फॉलो किए। अपने कोचिंग के नोट्स पर्याप्त होते हैं मेरे, जो मुझे लगता है उसके अकॉर्डिंग। लेकिन एक चीज़ थी मेरे साथ कि डेडिकेशन के साथ तो 2 साल मैंने तैयारी की है, और इस बीच में घर वालों का प्रेशर रहता है कि कोई गवर्नमेंट जॉब पकड़ लो। तो बैंक पीओ वगैरह के एग्जाम भी दिए हैं, प्री क्लियर नहीं हुआ, बुरी तरह फेल हुआ, मतलब फेल नहीं, बुरी तरह फेल होते हैं ना, वैसे वाला बुरी तरह फेल हुआ। राजस्थान पीसीएस दिया था, कट ऑफ गई थी 94, मेरे नंबर आए 54, तो बहुत बुरी तरह फेल हुए होते हैं वो, मतलब इस तरह मैं फेल हुआ हूँ। तो उन चीज़ों को छोड़ा, मेरा मोटिव एक ही था कि मेरे को यूपीएससी करना है, इन चीज़ों की तरफ जाना भी नहीं है। तो वो घर वालों के सेटिस्फेक्शन के लिए दिया, और इतनी बुरी तरह फेल हुआ कि उन्होंने कहना ही बंद कर दिया वापस कि भाई देने नहीं है एग्ज़ाम अब। तो फिर उसके बाद दिया, और अनएक्सपेक्टेडली, टू बी वेरी फ्रैंक, की प्रीलिम्स हो गया, क्योंकि मैंने उम्मीद इतनी नहीं की थी कि मेरा प्रीलिम्स हो जाएगा। लेकिन उसके बाद स्ट्रॉन्ग जोन आता है अपना, जैसा सब जानते हैं, सर भी कहेंगे कि हिंदी मीडियम वाले आंसर बहुत अच्छे लगते हैं, तो उसी अकॉर्डिंग आंसर राइटिंग पे थोड़ा भरोसा था। मेंस निकल गया। इंटरव्यू में भी क्या अच्छा था इंटरव्यू, पूरा ओवरऑल इंटरव्यू एक्सपीरियंस बहुत बढ़िया था। पर श्योरिटी नहीं आती इंटरव्यू देने के बाद भी ना, कि आप लोगों को पता नहीं रहता कि भाई तुम निकालोगे ही निकालोगे। हो सकता है तुम्हारा इंटरव्यू बहुत अच्छा चल जाए और तुम्हें 120 नंबर देके भेज दे। हो सकता है तुम्हारा इंटरव्यू तुम्हें लगे कि बहुत बेकार गया, लेकिन 180 नंबर भी आ जाए। तो उसी हिसाब से मुझे लगा था कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। फाइनली आज मैं सो रहा था, मेरे को कॉल आया मेरे फ्रेंड का, यहाँ बैठा है इसका, कि भाई तेरा हो गया। तो मैंने कहा ठीक है, हो गया तो हो ही गया, अब क्या करें। तो तो यही सिलसिला चला। बाकी एक चीज़ है कि यहाँ चेयर से इस स्टेज पे आने का थोड़ा सा ही फासला, एक दो कदम चल के आ सकते हैं, बट इसमें मुझे 2 साल लग गए। आप लोग डिसाइड कीजिए कि आपको कितने साल लगे। तो एक चीज़ मैं बोलना चाहूँगा जो शायद मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि एप्लीकेबल करनी चाहिए तुम्हें अपनी लाइफ में, वो ये है कि सारे लोग बोलते हैं कि यस यू कैन डू इट, यू कैन डू इट। तो मतलब तुम कर सकते हो, तो देयर इज ए पॉसिबिलिटी कि तुम नहीं भी कर सकते, राइट। तो मैं मानता हूं कि यू हैव टू डू इट इज द राइट कोट, क्योंकि तुम्हारे पास अगर सिर्फ एक ही रास्ता होगा, तुम्हें हर हालत में उस पर जाना पड़ेगा ही पड़ेगा। तो अगर तुम सोचते हो कि यू हैव टू डू इट, मीन्स तुम्हारे पास और ऑप्शन क्लोज हो चुके हैं। तुम एक ही तरफ डेडिकेशन के साथ तैयारी करोगे, और श्योरली मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि अगर ऐसा तुमने माना और पूरी ईमानदारी के साथ तैयारी करी, तो कोई है नहीं जो तुम्हारा सिलेक्शन रोक देगा। तो उसी तरह से आप तैयारी कीजिए।
बाकी अगर कोई क्वेरी है और मुझे थोड़ा सा नर्वस फील भी हो रहा है यहाँ पे आके पहली बार स्टेज पे, तो अगर कुछ लगता है तो आप पूछ लीजिए, मैं थोड़ा कोशिश करूंगा उत्तर देने की। ऑप्शनल सब्जेक्ट जो शायद सभी का होता है हिंदी मीडियम में, वही है, हिंदी साहित्य है। तो काफी लोगों ने उसको ऑप्शनल सब्जेक्ट को ऐसे मतलब इसीलिए ले लिया क्योंकि एसेसिबिलिटी बहुत सही थी, है ना। तो मोस्टली लोगों के पास वो फ्री में अवेलेबल था, काइंड ऑफ। मेरा भी एक रीजन वही था। तो बट मैंने बहुत पहले से एक सोची थी चीज़ें कि हिंदी में मुझे इंटरेस्ट था। मैं कॉलेज में था तब हिंदी साहित्य का ग्रुप जो था उसका मैं जनरल सेक्रेटरी भी रहा हुआ था। मैं संगोष्ठियाँ आयोजित भी करवाता था, कवि सम्मेलन भी करवाता था, तो मेरा इंटरेस्ट था, तो इसलिए मुझे लेना था। तो मैंने हिंदी साहित्य लिया और होपफुली वो शायद कामगर साबित हुआ है इस बार। और कोई क्वेरी? क्या भाई? मैंने ग्रेजुएशन करी है, एनआईटी दिल्ली से करी है। मैं बीटेक वाला स्टूडेंट हूँ। 4 साल वाला सर तो काफ़ी एग्जाम कर लेते हैं। तो स्मार्ट वर्क जरूरी होता है भाई। आप करो और अच्छे से करो, मेहनत करो और डेडिकेशन के साथ करोगे तो कर पाओगे अच्छे से, आराम से। ऐसे था जी, मैं बताता हूँ। सोशल मीडिया भी बहुत टाइम खाता है सर, कंज्यूम करता है बच्चों का। मेरा भी करता था पहले। तो ऐसा हुआ कि दो तीन चीज़ें हैं, जैसे कोई ट्विटर चलाता होगा, कोई फेसबुक चलाता होगा, कोई इंस्टा चलाता होगा, कोई टेलीग्राम, व्हाट्सएप, लिंक्डइन भी एक करके अगर आपने सुना हो तो वो भी होता है। तो सबसे पहले मुझे सबसे ज़्यादा दिक्कत थी लिंक्डइन पे। मेरे जितने भी सारे दोस्त थे वो कहीं बढ़िया बढ़िया एमएनसीज में जॉब कर रहे हैं। किसी का 1 लाख पर मंथ की सैलरी आ रही है, किसी को 2 लाख पर मंथ की सैलरी है। मुझे बड़ा चुभता था कि यार मैं घर वालों से 10,000 रुपये मांग रहा हूँ, क्या ही मतलब है। तो मैंने लिंक्डइन अनइंस्टॉल कर दिया। मैं ठीक है, अब क्या ही मतलब है, देखेंगे ही नहीं तो दिमाग में विचार ही नहीं आएगा। उसके बाद इंस्टाग्राम और स्नैपचैट वगैरह भी मैं यूज़ करता था शुरुआत में। बट एक बारी शायद मुझे अंदर से ऐसा फील हुआ कि यार एक बार डिलीट करके देखते हैं, देखें कहाँ तक सस्टेन कर पाएंगे। तो वो डिलीट किया और आज तक मेरे पास इंस्टा और स्नैपचैट नहीं है, और मैं सिर्फ व्हाट्सएप यूज़ करता हूँ और टेलीग्राम यूज़ करता हूँ, दैट्स इट। तो सोशल मीडिया से मेरे लिए थोड़ा दूर होना बहुत ईजी सा हो गया था, क्योंकि मैंने उन्हें अप्लाई करके देखा था अपनी लाइफ में, डेली रूटीन में। हैबिट मत बनने दो, सही है। फिर अगर तुम यूज़ भी कर रहे हो तो कोई दिक्कत नहीं है ऐसा। थैंक यू। बताता हूँ, एक सेकेंड। जी जी बताता हूँ, एक सेकेंड। मैम का एक सवाल था कि सी सेट की प्रिपरेशन कहाँ से करी। तो सी सेट के लिए मैंने कोर्स लिया था कोचिंग से। बाकी मेरा बैकग्राउंड बीटेक था, तो मुझे भरोसा था कि मैथ रीजनिंग कर लूंगा मैं। तो मैं पेपर देने गया, बस निकल गया सी सेट। तो उसमें कोई मेरे को दिक्कत हुई नहीं है सच। बाकी आप लोगों से मेरी रिक्वेस्ट है बहुत हाथ जोड़ के कि सी सेट को हल्के में मत लेना, क्योंकि हो सकता है मेरा इस बार निकल गया, अगली बार मैं दूं और मैं ऐसे ही कॉन्फिडेंस के साथ जाऊं और मैं लटक जाऊं। तो ये चांसेस होते हैं कई बार फेल होने के। तो आप सीसेट की तैयारी करके जाना। 2-3 टॉपिक्स हैं, उन पे से सवाल ज़्यादातर पूछे जाते हैं। जैसे मैथ्स के मैं अगर आपको 3 टॉपिक बताऊं तो एक परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन है, जिसको क्रमचय संचय बोलते हैं। मोस्ट लाइकली वो पोर्शन है यूपीएससी का क्वेश्चन पूछने का। नंबर सिस्टम है, आपने सबने सुना होगा। उसके अलावा एक है प्रायिकता। तो ये 3 टॉपिक आप बेसिक टू एडवांस कैट लेवल तक का तैयार करके जाओ, तो सवाल पूछेगा तो आप अच्छे से अटेम्प्ट कर पाओगे। क्योंकि कॉम्प्रिहेंशन होता है कि कॉम्प्रिहेंशन में आप अटेम्प्ट सारे ही कर दो, लगता है कि यार सारे सही होंगे, लेकिन गलत होने लगते हैं तो लाइन से सारे गलत हो जाते हैं। मेरे साथ पिछली ऐसा ही होते होते बच गया, क्योंकि मैंने 12 ही कॉम्प्रिहेंशन किए थे, तो ठीक था, मैं रह गया थोड़ा सा। तो आप लोग इन चीज़ों पर ध्यान देना। अच्छे से सी सेट जरूर कर लेना भाई, क्योंकि सी सेट नैया डुबा देगा। क्योंकि सारी जीएस की मेहनत पर पानी फेरने के लिए एक सी सेट काफ़ी है। तो एक बार उनका जवाब दे दूं भाई, थोड़ा सा। तो हाँ, और पहला एक्सपीरियंस का पूछा ना भाई आपने। पहला एक्सपीरियंस मेंस का तो मैंने क्लास में आंसर राइटिंग टीचर्स लोग बहुत करवाते हैं, सर ने भी करवाई है, और राजेश मिश्रा सर ने करवाई है, रितेश जायसवाल सर ने करवाई है, लगभग सभी सर ने करवाई है। तो मैंने आंसर राइटिंग तो वहाँ से की थी, और मुझे इतना भरोसा था कि मैं लिख लूंगा सारा पेपर। तो पेपर मैंने पहली बार लिख के देखा, मेरा हो गया था पूरा। तो मुझे उसमें कोई डर नहीं था। बस प्रीलिम्स का मुझे डर रहा था शुरुआत में कि उसमें होगा कि नहीं होगा। वो क्लियर हुआ तो उसके बाद मैं कॉन्फिडेंट इनफ था। बाकी इंटरव्यू के टाइम पे भाई वो आपको मैनेज करना पड़ेगा प्रेशर। यहाँ पे जितने भी मॉक्स होते हैं उनका 1/10% भी वहाँ पे प्रेशर नहीं आता वैसे कायदे से देखा जाए तो, क्योंकि वो माहौल सेटल कर देने वाला होता है। आपको एकदम वो अच्छे से बिठाएंगे, अच्छे से पूछेंगे कि भाई
ठीक है तुम अच्छा सा फील कर रहे हो क्या, और इस तरह से एनवायरनमेंट प्रोवाइड करेंगे कि आप लोगों को लगेगा कि आप घर के एल्डरली लोगों से बात कर रहे हो, बड़े लोगों से बात कर रहे हो, और तमीज के साथ तहजीब के साथ बात करनी है उनसे। अगर नहीं आता तो सीधा बोल देना है कि सर मैं इस पर मेरी पकड़ नहीं है, मैं माफी चाहता हूँ, मैं प्रयास करूंगा अगली बार, ऐसे करके, या फिर मैं प्रयास करूंगा बाद में। तो ऐसा थोड़ा नम्र माहौल रखना है, अपने आप को नम्र रखना है और नर्वस नहीं होना है, बस वही सबसे बड़ी खासियत है। अ, एक बारी उनका बता दे, क्या पूछा भाई आपने? दोस्तों की सबके जीवन में जो भूमिका रहती है भाई, मेरे मेरे ये भाई, उसमें उसमें कोई डाउट नहीं है, दोस्त अच्छे होने चाहिए। मैं अपने आप को लकी मानता हूं कि जब प्रीलिम्स क्लियर हुआ मेरा, तो मेंस की तैयारी के टाइम पे कुछ एक दोस्त बने थे मेरे जो बहुत अच्छे हैं, और अब तक शायद बिना किसी सेल्फिशनेस के साथ वो मेरे साथ अभी तक है, मतलब मेरी खुशी में खुशी देख रहे हैं। हालांकि उनका मेंस क्लियर नहीं हुआ, किसी का इंटरव्यू में कुछ रह गए, लेकिन उन्होंने 1% भी ऐसे नहीं दर्शाया कि भाई हम तेरे सिलेक्शन से जेलस हैं। तो दोस्त अच्छे बनाओ। मेरा मानना यह है कि दोस्ती कमाने से ज्यादा आदमी कमाओ, वो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो मैंने वो कमाए हैं शायद, और अभी तक मेरे साथ में है, ये अभी तक साथ में ही चल रहा है, तब से धूप में घूम रहा है बेचारा। और एक और पूछा था किसी ने क्वेश्चन भाई। मैं अच्छा कैंडिडेट नहीं हूँ भाई उसके लिए, क्योंकि डिमोटिवेट हो जाओगे सुन के फिर फालतू में। क्योंकि मैंने पढ़ाई उतनी ज़्यादा की नहीं थी, मेरी सिटिंग पावर बहुत कम है यार, तो मैं बता नहीं सकता वो, सॉरी, इट्स हाईली कॉन्फिडेंशियल। तो बस। ऑप्शनल हिंदी साहित्य में तो क्लास के जो नोट्स थे वहीं से जो मिले थे, मैंने एक्चुअली वो वो खरीदी नहीं थी क्लासेस, तो मैं तो मेरे को वो क्लास नोट जो है वो खरीदने पड़े थे यहाँ से, प्रिंट, ये जो फोटोकॉपी के काफी शॉप्स है वहाँ पे। यहाँ संस्कृति में तो शायद करते हैं ना, वो मैंने करी नहीं है कभी आंसर, सॉरी भाई। एक तो शायद मुझे लगता है सभी टीचर्स ने ये भी कहा होगा शायद, सर आप भी बहुत बार कहते हो कि सोर्स एक फॉलो करो, बार बार फॉलो करो। मेरा अगर मैं अपना पर्टिकुलर पैटर्न बताऊं, आपसे रिक्वेस्ट है कि आप उसे फॉलो ना करें, क्योंकि मे भी हो सकता है आपके लिए घातक हो वो। तो मेरे पास, जैसे अगर मेरे पास जनवरी फरवरी मार्च 3 महीने बचे हुए हैं, तो मैं 3 महीने में 15-15 दिन डिवाइड करूंगा। जैसे 15 दिन मेरे मैंने हिस्ट्री के लिए बचा के रखे हैं, कि 15 दिन मैं सिर्फ हिस्ट्री पढ़ूंगा। हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी करंट अफेयर आ रहा है वो, हिस्ट्री से रिलेटेड कोई भी टेस्ट सीरीज है वो, हिस्ट्री रिलेटेड जो भी स्टैटिक्स है वो 15 दिन पढ़ लिया। 15 दिन के बाद ज्योग्राफी पढ़ूंगा, तो 2 सब्जेक्ट एक मंथ में खत्म हो गई। अगले में इकोनॉमी साइंस एंड टेक, अगले में फिर पॉलिटी, एंड उसके बाद जो भी है पॉलिटी गवर्नेंस वगैरह, और ये एनवायरनमेंट एंड इकोलॉजी। तो मैंने वही फॉलो किया है। हो सकता है तुम्हारे लिए कारगर नहीं हो, अगर करना चाहते हो तो कर लेना भाई अपनी रिस्क पे। सॉरी। तो वो तो रिपीटेशन चलता रहता है ना, शायद आप आज क्लास में पढ़ा दिया सर ने, तो आप आज पढ़ोगे, उसके बाद वापस भी तो उसका रिवीजन करोगे। मैं समझ नहीं पा रहा, एक बार दोबारा। अच्छा, वो मैंने पूरी कॉपी दोबारा पढ़ी है अभी, कि एग्जाम से मतलब जैसे मैं टाइम मान के चला कि 3 महीने पहले मैंने एग्जाम से 3 महीने पहले ये शेड्यूल बनाया, तो मेरा ये फाइनल टच होता था उनके लिए। जैसे 15 दिन मैंने अगर एग्जाम से 3 महीने पहले 15 दिन उस सब्जेक्ट को दिए हैं, तो मैं बस 15 दिन छोड़ के उसको कभी नहीं पढ़ूंगा वापस, तो मैं एग्जाम देने जाऊंगा सीधा, क्योंकि ये 3 महीने के लिए मुझे इतनी कैपेबिलिटी होनी चाहिए कि मैं याद कर पाऊँ उन चीज़ों को। नहीं तो फिर बार बार भूलेंगे तो कहाँ तक पढ़ते जाओगे यार, सिंपल सी बात वही है। नहीं, रेफरेंस मैंने नहीं फॉलो किया, मैं बताया तो इन्वायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए बता ही देता हूँ, एक शंकर आईएएस की फॉलो की थी मैंने, इंग्लिश मीडियम में आती है, तो वो काफ़ी अच्छी बुक थी, तो मैंने फॉलो करी थी वो, बस इसके अलावा मैंने कोई बुक फॉलो नहीं करी, रेफरेंस बुक। नहीं, ऐसा मैंने नहीं बनाया शॉर्ट नोट्स। सॉरी यार, कॉन्फिडेंशियल इन्फॉर्मेशन क्यों पूछते हो बार बार? नहीं मतलब नहीं रहा था अच्छा, प्रीलिम्स में नहीं था अच्छा, मेंस में बहुत अच्छा था। करंट करंट अफेयर्स के लिए एक सोर्स बता देता हूँ आपको मैं। करंट अफेयर द हिंदू न्यूज़पेपर पढ़ लेना, और एक यूट्यूब पे चैनल है, अगर फॉलो करना चाहो तो, प्रशांत तिवारी सर का एक चैनल है, अगर फॉलो करते हो तो फॉलो कर लेना, बहुत अच्छा चैनल है वो, द हिंदू के डिस्कशन के लिए। उनका टेलीग्राम चैनल भी है, वो भी ज्वाइन कर लेना, पीडीएफ अपलोड करते रहते हैं वो, तो वो बहुत अच्छा चैनल है। उसके अलावा टेस्ट सीरीज जैसे संस्कृति की हुई, उसके अलावा विजन की भी टेस्ट सीरीज जो है ना, उनमें करंट अफेयर दोबारा से आ जाते हैं, तो वो रिविजन हो जाता है, तो उनको एक बार देख लेना।
सारा कवर करने के बाद, जैसे मैंने 3 महीने का टाइम लिया ना, तो 3 महीने के बाद मैं 15 दिन और एक्स्ट्रा रखता था। वो 15 दिन में मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज लगाता था। वो 15 दिन में मैं टेस्ट सीरीज लगाता था, उनमें जितने मेरे सही हो रहे हैं उतना ठीक है फिर। हाँ, ऑप्शनल ऑप्शनल मेरा मेन से पहले जीरो था एकदम। मतलब प्री से पहले जीरो था एकदम। उसके बाद मैंने तैयार किया है। ये और किसी की क्वेरी? हाँ, ठीक है, मतलब सबकी अपनी अपनी चॉइस होती है कि लाइक कि सुन लो यार एक बारी। हो सकता है आप में से काफी लोग ऐसे सोचते हो कि यार प्रिपरेशन कर रहे हो तो शायद महिला मित्र होना नहीं होनी चाहिए, क्योंकि वो डिस्ट्रैक्शन पैदा कर देती है। ऐसा नहीं है, मैं पिछले 3 साल से रिलेशनशिप में हूँ तो मेरे साथ है वो। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं उनका भी एक श्रेय रहा है, क्योंकि वो खुद एक कंपटीशन में थी। उन्होंने खुद ने एक अच्छी एग्जाम क्लियर की है, वो अभी जॉब करती हैं। तो मुझे लगता है कि वो भी मुझे कहीं ना कहीं से प्रेरित करता था कि यार जब वो कर सकते हैं तो मेरे को भी करना चाहिए। आफ्टर ऑल समाज का दबाव भी ऊपर से रहता है, तो इसीलिए तो यही है। बाकी आपकी अपनी पर्सनल चॉइस है भाई, उस पर मैं कुछ कह नहीं सकता। हाँ, उसके अलावा 2-3 चीजें हैं, जैसे PT 365 वगैरह, वो सारी चीजें। हाँ, वो कुछ सब्जेक्ट की पढ़नी जरूरी है। जैसे इकोनॉमी, अगर इकोनॉमी की बात करें तो सर ने ऑलमोस्ट सारा कवर करवा ही दिया है क्लास में। तो उसके लिए अगर तुम्हें पढ़ना है तो पढ़ लो, अगर भाई एनसीईआरटी पढ़ लो सर, क्या उतना काफी है। और हिस्ट्री के लिए, आर्ट एंड कल्चर के लिए अपने क्लास नोट्स जो मतलब प्रिंटेड नोट्स जो मिले हुए हैं वो पढ़ लेना। ज्योग्राफी के लिए एनसीईआरटी है क्लास 6 to 12। अगर उसके अलावा कोई सोर्स फॉलो मत करो। अगर वो नहीं कर रहे तो अपनी कोचिंग के नोट्स कर सकते हो प्रिंटेड, क्योंकि उनमें एनसीईआरटी कवर है पहले से। तो वो एनसीईआरटी कवर करके बनाए हुए नोट्स हैं, तो उनको फॉलो कर सकते हो। एनवायरमेंट एंड इकोलॉजी के लिए मैंने जो फॉलो करी थी वो शंकर आईएएस थी। आप अगर कोचिंग के नोट्स फॉलो करना चाहते हो तो कर सकते हो। उसके अलावा साइंस एंड टेक्नोलॉजी के लिए करंट अफेयर्स है मेनली, और द हिंदू न्यूज़पेपर अगर पढ़ सकते हो तो पढ़ लो। दैनिक जागरण अगर पढ़ रहे हो तो मेरा मानना ये है कि उसके जो एडिटोरियल है उनको मत छूओ। जो राजनीतिक विषयों पर जुड़े होते हैं तो उनको मत छूओ, क्योंकि वो पॉलिटिकली या तो फेवर में होते हैं या अगेंस्ट में होते हैं। मेनली दैनिक जागरण में फेवर में ही होते हैं, तो उनको मत छूओ। कोई अच्छा आ रहा है, साइंस एंड टेक्नोलॉजी पे कोई आर्टिकल आ गया, या अपने तो सीवीपी सर भी निकालते हैं आर्टिकल, वो पढ़ लो। ऐसे आर्टिकल्स अच्छे होते हैं, वो फॉलो कर सकते हो जी। और किसी का कोई? तो हाँ, तो उसके लिए एक तो आप सोच के चलो कि आपके सामने 150 शब्दों का कोई प्रश्न आया, तो सबसे पहले आप उसको पढ़े और उसके बारे में आपके साथ सामने बहुत सारी इन्फॉर्मेशन है कि क्या क्या लिखूं क्या क्या लिखूं, ठीक है। तो शुरुआत में पहले जो 2-3 लाइन होती है भूमिका की, आप लिखते हो तो या तो परिभाषा आती है या फिर कोई डेटा फैक्ट होता है, वो लिखो। मेन अगर वो कोई कारण पूछ रहा है किसी चीज के बारे में तो कारण वाला हेडिंग डाल के, नीचे सब हेडिंग डाल के उसमें 3-4 पॉइंट लिखो, पॉइंटर फॉर्म में लिखो। क्योंकि अगर पैराग्राफ में लिखने में गए तो शायद तुम्हारा पेपर पूरा नहीं हो पाएगा। हो सकता है मैं गलत हूं, पर मुझे जैसा लगता है। तो पॉइंटर फॉर्म में करोगे, और बाद में डायग्राम वगैरह बना के, फ्लो चार्ट वगैरह बना के, तो वो सारी चीजें अगर फ्लो चार्ट में दिखाओगे ना तो वो बहुत कम स्पेस घेरेंगी, पहली बात तो ये, और सारी चीजों को समअप कर लेंगे। ये सब चीजें फॉलो कर सकते हो, और इन चीजों को करना है क्योंकि इनसे तुम्हारा आंसर अच्छा दिखता है। और छोटे वो क्या बोलते हैं, मैं अभी बोल नहीं पा रहा उस चीज को, लेकिन छोटे स्पेस में बहुत सारी चीजों को गागर में सागर भरना काइंड ऑफ, तो वैसा हो जाता है वो, तो उससे एक इम्पैक्ट अलग पड़ता है। और लास्ट में जाके जब अगर तुम निष्कर्ष लिख रहे हो तो निष्कर्ष में कोई अगर स्कीम वगैरह चल रही है सरकार की, या फिर तुम्हें कोई ऐसे उपाय दिख रहे हैं जो सरकार को करने चाहिए, वो मेंशन कर सकते हो। तो ऐसा सम अप करके हो जाएगा। और जो अनवांटेड जो पॉइंट्स है ना उनको छोड़ो, मतलब जिन पॉइंट्स का रिपीटेशन हो रहा है उनको छोड़ो। जो मेन मेन जो बुलेट पॉइंट है उनको सीधा लिखो। तो वैसा करना पड़ेगा जी। और कुछ? वो नहीं, इतना टाइम नहीं है, मतलब इतना नहीं, खुद के नोट्स बनाने के लिए टाइम नहीं होता मेरे ख्याल से, मुझे तो मेरे पास नहीं था। बाकी आपको जैसा सही लगता है वैसा करो, क्योंकि सबकी डेस्टिनी सेम भले ही हो लेकिन पाथ अलग अलग हो सकता है। शायद हो सकता है कि कोई एक बहुत ज्यादा सोर्स फॉलो करके सिलेक्शन ले ले रहा है, हो सकता है एक बिल्कुल बहुत मिनिमम सोर्स फॉलो करके सिलेक्शन ले रहा है। तो सबकी डेस्टिनी भले ही सेम हो लेकिन पाथ अलग अलग होता है। तो आपको जो सूटेबल लगे अपने प्लान के अकॉर्डिंग, अपने टाइम के अकॉर्डिंग, अपने पर्सनैलिटी के अकॉर्डिंग, जो आपको सूटेबल लगे, सबसे अच्छा बेस्ट तरीका जो लगे उसे फॉलो करो बिना किसी झिझक के। और सबसे बड़ी बात एक और है कि आपको भरोसा करना पड़ेगा अपने आप पे कि सिलेक्शन होगा, चाहे कोई कैसे भी कहे दुनिया में, घर पे, परिवार में, सगे संबंधियों में कोई कैसे भी कहे कि तुम्हारा तो नहीं होगा, इतने सालों से रुपए बर्बाद कर रहे हो, क्या कर रहे हो, ये वो।
उनको इस कान से सुनना, उधर से निकाल देना, क्योंकि तुम्हारे सिलेक्शन के दिन वही सबसे पहले बंदे होंगे जो फोन करके बोलेंगे कि भाई मुझे तो पहले से ही लगता था कि ये लड़का सिलेक्शन देगा, है ना। तो उनको छोड़ना है और भरोसा अपने आप पे करना है, क्योंकि अगर आप खुद अपने आप पे भरोसा नहीं करोगे ना तो जमाना लात मारने के लिए तैयार बैठा है। तो वो चीज़ मान के चलना, और प्लीज़ आपसे रिक्वेस्ट है, ऑनेस्ट रहना अपनी प्रिपरेशन के साथ। अच्छे फेज पे मिलेंगे, हो सकता है कि बहुत जल्द आप लोग भी यहाँ पे खड़े होंगे। तो सभी को धन्यवाद और सभी को बहुत सारी शुभकामनाएं आगामी परीक्षा के लिए। एक जाते और जाते मेरा सवाल और बता दें विकास, नहीं इनका बैच मुझे याद आ रहा है कि ये कोविड के समय शुरू हुआ था, संस्कृति उस समय स्टार्ट ही हुआ था, 1-1.5 महीने बाद ही शायद बैच स्टार्ट हुआ। इनको कोविड झेलना पड़ा, जो मैं अभी आपके इनके आने से पहले आपको बोल रहा था। और कोविड के दौरान घर पे लोग अपना स्वास्थ्य ठीक रख पाए, यही चैलेंज था। उसमें आप पढ़ाई भी कर पाओ। संस्कृति ने कोशिश कर दी कि रिकॉर्डेड क्लास दे दें, जो भी संभव था उस समय रिसोर्स वो दिया, लेकिन फिर भी एक फिजिकल क्लास जैसे आप लोग कर रहे हो और रिकॉर्डेड या लाइव क्लास करना, दोनों में डिफरेंस तो होता ही है। तो उस दौरान से वहां से पढ़ना, और एक चूंकि कोविड की वजह से बैच का ड्यूरेशन भी बढ़ गया, इनका बैच मुझे लगता है सबसे लंबा चला है। अगर हम उसमें कोविड का पीरियड जोड़ दें बहुत लंबा चल गया। यद्यपि कोर्स एक बार आधा रिकॉर्डेड मिल गया, लेकिन अगर फिजिकली बैच देखेंगे तो लंबा हो गया वो। उस पूरे में इंसान डिप्रेस ज्यादा होगा, लगेगा अरे नहीं नहीं रहने देते हैं, ये तैयारी छोड़ देते हैं। और जैसा इन्होंने बोला कि साथी लोग सब कहीं ना कहीं सिलेक्टेड है, कोई कहीं जॉब कर रहा है, अच्छी अच्छी हाई सैलरीज पे नौकरी कर रहे हैं। तो उस दौरान तैयारी कैसे रखी, सेल्फ मोटिवेटेड कैसे रहें, जो आप लोगों की सबकी समस्या जो आप हमसे पूछते रहते हो, आज वो इनसे सुन लो आप। हाँ, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था जो आप लोगों ने छोड़ दिया, तो वो क्वेश्चन का जवाब दे दें जरा एक बार विकास जी, सबसे पहले तो मुझे एक चीज मैं क्लियर करना चाहता हूँ। शायद मेरे ख्याल से सारे लोग मिडिल क्लास या लोअर मिडिल क्लास इनकम ग्रुप से या फैमिली से बिलोंग करते हैं, शायद मैं सही हूँ। तो माँ बाप का एक सपना होता है कि हमारा बेटा आके सेल्फ डिपेंडेंट हो, और इतनी बड़ी पोस्ट पे भेजने के लिए आपको यहाँ पे भेजा है, मतलब कोई ना कोई उम्मीद पाली होगी घर वालों ने, राइट। तो सबसे पहली बात तो ये कि खुद पर भरोसा नहीं है ना, तो आपको सामने वाला कितना भी मोटिवेट कर ले आप नहीं हो पाओगे। सिंपल सी बात ये है। पहली बात, मुझे घर वालों ने, मेरे घर वाले इतने सपोर्टिव थे कि मेरे को ये बोला उन्होंने कि प्रिपरेशन कर यूपीएससी की, जब तक कर तब तक तू थक ना जाए, और अगर तुझे यूपीएससी में तुझे लगे कि भाई मेरे से नहीं हो पा रहा, तो बोलना सेम डे किसी और जॉब की तैयारी कर लेना, छोटी जॉब की तैयारी कर लेना। अगर वो भी नहीं हो पाए तो कोई दिक्कत नहीं है, हमसे बात कर ले, हम कुछ ना कुछ सेटलमेंट कर देंगे, ठीक है। तो उतना फैमिली अगर कर पा रही है, उतना फैमिली अगर तुमको बोल पा रही है, तो मेरे को लगता है तुमसे ज्यादा ब्लेसिंग कोई आदमी है नहीं। क्योंकि एसी कमरों में रह के हम तैयारी कर रहे हैं, कोचिंग की फीस दे पा रहे हैं। बहुत से लोग मेरे साथ में मैंने देखे हैं जो यहाँ पे मेंस मेंटरशिप में आए थे, संस्कृति में आए थे, दृष्टि में आए थे, उन लोगों ने कहीं से कोचिंग नहीं करी है ना। और अपने रूम का रेंट देने के लिए वो लोग एटीएम में काम करते हैं। कुछ मेरे जानने वाले हैं, एटलीस्ट उनसे अच्छे हैं अपन, उनसे शायद उनसे ज्यादा तकदीर वाले हैं ना। तो मुझे लगता है कि अपने आप को सोचो कि यार मैं बहुत लकी हूँ जो यहाँ तक बैठा हूँ, इन एसी कमरों में बैठ के अच्छे टीचर से, अच्छी फैकल्टी से पढ़ रहा हूँ, और अच्छे से अपना खाना पीना कर पा रहा हूँ, कोचिंग की फीस दे पा रहा हूँ, लाइब्रेरी में जा पा रहा हूँ अच्छे से। तो ये सब चीजें अगर आप कर रहे हो तो अपने आप को ब्लेस्ड समझो। और इसको मेरे एक बात सुनना अच्छे से कि यहाँ रहना नहीं है आपको, यहाँ से जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी निकलने की कोशिश करो। खाली हाथ नहीं निकलना है, सफलता लेके जानी है। यही आप दिन ब दिन सोचोगे तो आपके लिए बहुत मोटिवेटिंग रहेगा, पहली बात। प्लस दूसरी बात, अगर ज्यादा डिमोटिवेशन फील हो रहा है, बहुत बुरा लग रहा है कि यार शायद मेरे से नहीं हो पाए, यार मेरे से नहीं होगा, तो जिन लोगों ने आपके लिए सपना देखा है ना, उनकी तस्वीर एक बार अपने पास रखो, अपने फ्रंट फोन में फोटो में रखो। उनकी तस्वीर देखोगे ना तो तुम्हें याद आएगा कि यार उन्होंने भरोसा किया है, उन्होंने मेरे पे भरोसा किया, तो कम से कम मेरे को खुद पे भरोसा करने में तो क्या ही जा रहा है। करो ना अपने पे भरोसा, करो, तैयारी करो, निकालोगे अच्छे से निकालोगे, कहीं ना कहीं अच्छी जगह पे जाओगे अगर ये सोच के तैयारी करोगे। और दूसरी बात ये है कि अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। कोई कुछ भी कहे, मैं मान के चलो कि मैं हूं, अब मैं पढ़ाई नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, कोई मेरे को चढ़ा रहा है कि यार तू तो बहुत पढ़ ले रहा है, तुझे तो ये आता है वो आता है, मैं खुश हो जा रहा हूँ अपने आप में कि यार नहीं नहीं यार मैं तो बहुत 30 मार्क का हूँ, ये हूँ वो हूँ। लेकिन बाद में हकीकत तुम्हें भी पता है कि यार मैं पढ़ तो रहा ही नहीं हूँ। लेकिन तुम अपने साथ धोखा कर रहे हो ना, वहां पे जाके लोगों के साथ टाइम स्पेंड कर रहे हो और हवाबाजी में चढ़े जा रहे हो कि नहीं यार मैं तो कर लूंगा, मैं तो बहुत 30 मार्क का हूँ, मैंने टॉप किया है शुरुआत में, मैंने सबके पसीने छुड़ाए हैं, ये वो। तो ऐसा नहीं सोचना है, अपने साथ ऑनेस्ट रहना है। जितना ऑनेस्ट अपने साथ रहोगे ना, दुनिया के साथ भी उतना ही ऑनेस्ट रह पाओगे। सीधी सीधी बात यही है। और
डिमोटिवेशन का सवाल नहीं लाना है सामने, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हें कोई नहीं जानता। तो जितना करोगे अपने लिए करोगे, अपने परिवार के लिए करोगे, अपने देश के लिए करोगे, अपने समाज के लिए करोगे, तो वो एक झील रखना अपने अंदर। क्योंकि मैंने बोला पहले भी कि यू हैव टू डू इट वाला फॉलो कर लेना। आज ही अगर तुम्हें ज्यादा दिक्कत होती है और उनकी दीवार पे जाके लिख देना कि बस आई हैव टू डू इट, तो उसके बाद वो ऑप्शन रहेगा ही नहीं तुम्हारे पास कि मैं कहीं और जाऊं। ठीक है, प्लान बी के बारे में एकदम नहीं सोचना है अभी के टाइम पे, क्योंकि तुम्हारी कोचिंग चली रही है, लगभग 1-2 साल स्पेंड करोगे, हो सकता है तुम में से बहुत सारे लोग सेलेक्ट हो जाए, अच्छी बात है, होंगे, मैं तो चाहता हूँ कि सारे सेलेक्ट हो, पर पॉसिबिलिटी आपको भी पता है कि कितनी होती है। तो उसके अकॉर्डिंग अपने साथ मेहनत करो और रिजल्ट अच्छा दोगे। हो सकता है बहुत सारे लोग यहाँ पे खड़े हों 1-2 साल बाद, प्लान बी की जरूरत ना पड़े। प्लान बी तभी बनाना जब तुम्हें लगे कि तुम पूरी तरह से यूपीएससी में हार चुके हो, तभी प्लान बी बनाना, क्योंकि तुमसे बेहतर तुम्हें शायद कोई नहीं जानता, यही बात है। तो अपने आप को सुनो, अपने आप को ध्यान लगाओ, सोचो कि यार मैं क्या कर सकता हूँ, कितना कैलिबर है। बहुत सारे लोग हैं यार जो 12th फेल वाली मूवी देखी होगी तुमने, उनसे भी बहुत, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स ऐसे हैं जो, जिनके पास पैसे नहीं थे, बहुत गरीब थे वो लोग, जिनकी कभी फर्स्ट डिवीजन आई नहीं थी, लेकिन वो एकदम फर्स्ट अटेम्प्ट में यूपीएससी क्लियर कर गए, टॉप 50 रैंक लेके आ गए, आईएएस बन गए। आईएएस बनना अपना ड्रीम है ना भाई, तो उसके लिए अपने को जो मर्जी करना पड़े करेंगे, किसी हालत में करेंगे, करेंगे जरूर, बस यही रखना है। और मोटिवेशन साथ में रखना है, क्योंकि हर दिन तुम्हें मोटिवेट करने वाला कोई आएगा नहीं। तो जिससे भी मोटिवेट होते हो, चाहे ईश्वर से होते हो, चाहे माँ बाप से होते हो, चाहे अपने दोस्त से होते हो, चाहे आप बोल रहे हो महिला मित्र से होते हो, जिससे भी होते हो, किसी ना किसी को ऐसे को टच में रखो या कांटेक्ट में रखो और बात करो। मेरी एक आदत जो मैं बताता हूँ, मुझे शायद मोटिवेट करने की सबसे अच्छी आदत ये रही है, जब से मैं कॉलेज में एंट्री करा हूँ तब से लेके आज तक शाम को 5 बजे के समथिंग मैं अपने घर पे फोन जरूर करता हूँ, चाहे जो हो। तो मैं अपने मम्मी पापा से डेली बात करता हूँ। अगर मैं डिप्रेशन में होता हूँ तो वो मेरे को मोटिवेट करते हैं। और अभी भी रिजल्ट आने से पहले भी मेरे पिताजी ने मेरे को फ़ोन करके बोला कि रिजल्ट जो भी रहे घबराना नहीं है, अगर नहीं हुआ सिलेक्शन तो गिरेंगे लेकिन लड़ेंगे जरूर वापस उठ के। तो यही बात है, फॉलो करो और विकास, मिलेंगे, अच्छे नोट जब पर मिलेंगे। जब विकास इंटरव्यू दे के आया, इंटरव्यू हो गया और बाद में मिलने आया, सर बताना चाह रहा था कि इंटरव्यू कैसा हुआ, तो मुझे याद है यहीं इसी जगह पे मिलने आए थे, ऐसी कुछ था, इसका फ़ोन चोरी हो गया था। फ़ोन चोरी मतलब वो आपको पता ही है, स्नैचिंग होती है इस एरिया में, सब होता है, तो बात करते जा रहे होंगे, फ़ोन देख रहे होंगे, वो फ़ोन कोई खींच के ले गया। तो उस समय की बात है, विकास ने खुद बोला, सर मेरे पास ऐसा अनुभव मुझे किसी ने बताया है कि अगर फ़ोन ऐसा खींचा गया, ऐसे पहले भी किसी स्टूडेंट का फ़ोन खींचा था, वो भी सेलेक्ट हुआ था, शायद आप भी सेलेक्ट हो जाओ। और आज मुझे याद आ रही है, बहुत बढ़िया, बधाई हो, बहुत बहुत बधाई हो। और अब विकास का मुंह मीठा करा देते हम, आप सब लोग ताली बजाएं, बहुत बहुत बधाई हो, बहुत, अरे बहुत। अब उम्मीद है कि कोई, हाँ, एक आखिरी क्वेश्चन, उनको सुन लीजिए। हाँ, तो मेरे साथ एक अच्छी चीज़ थी कि मैंने अगर कोई भी सब्जेक्ट पढ़ी है तो मैंने इस प्रोस्पेक्टिव से नहीं पढ़ी है कि मुझे प्री का पढ़ना है और मेंस का पढ़ना है। मैंने अगर कोई सब्जेक्ट उठाई है, इकोनॉमी अगर मैंने उठाई है, तो मैं इकोनॉमी शुरू से लेके एंड तक पढ़ूंगा। नो डाउट कि मुझे प्री के लिए तैयारी करनी है, बट मैं प्री प्लस मेंस दोनों पढ़ूंगा और एक साथ ही पढ़ूंगा। सेगमेंट वाइज मैं नहीं करता यार कि मैं मतलब 2 टॉपिक आज पढ़ लिए, 2 टॉपिक बाद में पढ़ूं। मैं शुरू से लेकर एंड तक पढ़ता हूँ। 15 दिन का समय देता हूँ। 15 दिन में अगर 4 दिन में कंप्लीट होगी कोई सब्जेक्ट, तो फिर मैं दोबारा से रिपीट कर दूंगा पूरे को। 15 दिन मेरे को सिर्फ वही सब्जेक्ट पढ़नी है, चाहे जो हो। तो वो मैं फॉलो करता हूँ। सेगमेंट वाइज ऐसे नहीं करता, मैं सब्जेक्ट वाइज करता हूँ पूरा का पूरा। और मैं अभी भी वही फॉलो कर रहा था, अभी भी जब तैयारी कर रहा हूँ तो अभी भी वही फॉलो कर रहा हूँ, सेम चीज़। अपनी चीज़ पे टिके रहना है। जो चीज़ तुम फॉलो कर रहे हो, बरसों से जो फॉलो कर रहे हो, कुछ समय से फॉलो कर रहे हो, वो चीज़ तुम्हारे लिए यूज टू हो जाएगी। और जब यूज टू होगी ना, तो तुम अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे उसके सामने कि यार मैं ये चीज़ कर ले रहा हूँ, तो मतलब हो जाएगा। इकोनॉमिक सर्वे पढ़ना चाहिए, इनको पता नहीं है। 2-3 मुझे लगता है 2-3 चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है इकोनॉमी में। इकोनॉमिक सर्वे जैसे सर ने बताया, एक बैंकिंग रिपोर्ट आती है सर, बताओ, ट्रेंड्स बताओ भाई, वाली। आती है कोई रिपोर्ट ऐसी? और एक इनइक्वालिटी किल्स वगैरह वाली रिपोर्ट आती है, वो भी देख सकते हैं, उसमें भी कुछ फाइंडिंग्स होती है अच्छी अच्छी। और जेंडर गैप इंडेक्स वगैरह ये सब चीज़ें तो और सब्जेक्ट में भी हैं। तो पॉवर्टी इंडेक्स वगैरह ये सब देख लेना एक बारी, अच्छे मोटा मोटी थोड़ा बहुत, तो उनसे थोड़ा पता रहता है, जनरल अवेयरनेस भी रहती है कि यार क्या चल रहा है और क्या स्टेप सरकार को लेने चाहिए और क्या वर्तमान में ले रही है ये सब चीज़ें। तो उनसे याद रहती हैं चीज़ें। रटो मत, पढ़ लो। ट्रेंड ट्रेंड समझना ज्यादा जरूरी है। मुझे लगता है कि इकोनॉमिक सर्वे से भी ज्यादा जरूरी आरबीआई वाली वो बैंकिंग की रिपोर्ट। रिपोर्ट है। तो मैंने वो फॉलो करी है और उसमें सर ने तो बताया ही होगा क्लास में, मैं क्या बोलूँ, उसमें तो सर ने सारी चीजें बताई हैं।
ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन को तुम ज्यादा वरीयता देना, क्योंकि उसे समझने में भी आसानी होती है और सीधा सीधा तुम क्वेश्चन भी डायरेक्टली उससे मिल जाता है कि विगत 1 दशक में भारत में मुद्रास्फीति की दर बढ़ी है, ऐसा अगर कोई क्वेश्चन आ गया तो तुम्हें ट्रेंड अगर पता होगा तो उसके हिसाब से आराम से कर पाओगे। तो वैसे ही वो चीजें तो पढ़नी चाहिए। उम्मीद है कि अब तो मान लोगे। और एक एक छोटा सा वाकया था, आपके लिए बता दूं मैं, थोड़ा सा अगर मोटिवेशनल लगे तो। शुरुआत में जब मैंने बताया कि ऑप्शनल की मैंने तैयारी प्री के बाद करी थी, क्लासेस मैंने पहले देखी हुई थी, बस सिर्फ क्लासेस, नोट्स नहीं बनाए थे, कुछ भी नहीं बनाया था, सिर्फ क्लासेस। तो मैंने ऐसे रूटीन बनाया था कि आज मेरे को अगर 4 क्लास पूरी करनी है तो मैं 4 क्लास पूरी करूंगा हर हालत में, चाहे मेरे को रात के 4 बज जाए करते करते क्लास, और उसके बाद ही सोऊंगा। तो ये मेरा रूटीन रहा था फॉलो करने का कि मैं जो मैंने टारगेट लिया उसको मैं फॉलो करूंगा। तो मैं फॉलो करता था उसे, और अंदर से जो फील आती थी कि यार आज का काम पूरा हो गया, आज का कोटा पूरा हो गया, अब अच्छे से सो पाएंगे, अगले दिन फिर से वही रूटीन बना के फॉलो करना है। और ये चीजें आप फॉलो करना, अच्छा लगेगा यार, फील गुड होता है ना अंदर से, तो चीजें भी अच्छी होती है आगे से। तो यही चीजें हैं। और कोई और अगर कुछ पूछना चाहे। भाई मैंने नहीं बनाए थे तो मुझे आइडिया है नहीं उसके बारे में। सिनॉप्सिस मेरा मेरा एक छोटा सा स्टेप्स है, मैं कुछ फॉलो करता हूँ। जो जैसे मेरे को कोई सब्जेक्ट पढ़नी है तो मैं A4 साइड सीट लूंगा बगल में, और एकदम छोटे छोटे अक्षरों में मैं कुछ ना कुछ लिखते जाऊंगा उसमें। अगर मैं पढ़ रहा हूँ, जैसे मैंने सांची के स्तूप के बारे में पढ़ा तो मैंने लिखा, और कुछ कुछ जो अच्छी चीजें हैं, मतलब कोई पॉइंट ऐसे आ गया कि सांची के स्तूप को का निर्माण किसने करवाया, तो मैंने लिख लिया छोटा सा ऐसे करके कहीं रफ, एज ए रफ। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि कुछ चीजें जो हार्ड होती है ना, जो सुन के पढ़ के थोड़ी हार्ड लगे, उन चीजों को लिख लेना चाहिए, लिख के इजीली याद हो सकती हैं वो चीजें। और आर्ट एंड कल्चर में एक थोड़ा सा एक चीज फॉलो करना, अगर कर पाते हो तो ट्रिक बना लेना एक, किसी भी चीज को फॉलो करने, क्योंकि बहुत सारी चीज ऐसी होती है जो रटी नहीं जाएंगी तुमसे, ट्रिक बनाओगे तो याद हो जाएंगी। जैसे एक स्तिवुर चीबुक अगर तुमने पढ़ा होगा तो हिंदी साहित्य में तो है भी वो। तो एक चीवर करके एक वस्त्र होता है, तो वो स्तिवुर चीबुक एक मॉन्क था, तो मतलब चीवर वस्त्र होता है वो मॉन्क पहनेंगे, ऐसे करके मैंने याद कर लिया, वो मेरे को याद रह गया, अभी तक भी याद है। तो ऐसे करके आप याद कर सकते हो कोई भी चीज़, तो ट्रिक बना लेना अपने हिसाब से, ट्रिक बनाना वो ज़्यादा याद रहती है, और ऐसा क्वेश्चन आ भी जाते हैं जनरली, तो वो फॉलो। मैंने नहीं पढ़ी भाई, नहीं पढ़ी। मैंने नहीं पढ़ी तो मैं झूठ नहीं बोलूंगा उस विषय में। मैगजीन पढ़ना इजी अच्छा रहता है, अगर तुमने कोई सोर्स ढंग से फॉलो नहीं किया है। मैंने द हिंदू बराबर से फॉलो किया था, प्रशांत तिवारी सर की मैंने वीडियोस बराबर से फॉलो करी थी, तो मुझे लगा नहीं था कि मैगजीन भी फॉलो करनी चाहिए, क्योंकि टॉपिक तो वो सारे क्लियर हो ही गए सेम डे। जी, थैंक यू। 2021 में मैंने एडमिशन लिया था, कोचिंग में स्टार्ट हुई थी सितंबर में, 2021 सितंबर। 4 मार्च 2023 को हमारा कोर्स कंप्लीट हुआ था। सोशल जस्टिस सोसाइटी, इंडियन सोसाइटी पूरा नहीं हुआ था। 4 मार्च 2023 को हुआ था। 28 मई 2023 को मैंने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया था, और आज रिजल्ट आ गया, मैं यहाँ पे हूँ। बहुत बढ़िया। ये मेरा तैयारी का प्रोग्राम। यार मिठाई विठाई खाएंगे यार अभी क्या? ऐसे प्लान व्लान कुछ अभी सोचे नहीं है, अभी सोचेंगे। कम क्या? से कम उसे आज तो जी लेने दो, आज से ही आगे के प्लान बनाए। हाँ? जी जी, थैंक यू भाई। निबंध की तैयारी क्लासेस तो प्रोवाइड कर दी सर ने, मतलब, पर मैंने कोई क्लास देखी नहीं थी एज सच। मैंने अपनी, यार मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी बातों को सुन के तुम्हें यकीन नहीं होगा कि मेरी तैयारी ऐसे ऐसे रही है इधर जिगजैग तरीके से। मैंने निबंध अपने हिसाब से लिखा है पहला। मैंने निबंध कभी किसी का फॉलो भी नहीं किया, कभी किसी से देखा भी नहीं है। मैंने पहला लिखा था, अपने हिसाब से लिखा था, मेंटरशिप की लाइब्रेरी में लिखा था। तो उसमें मेरे को मार्क्स कम मिले थे थोड़े से। तो उसमें वो जो बगल में लिखे रहते हैं कि ये स्टेप्स फॉलो करने हैं आपको। सेकंड मैंने ऐसे लिखा था, वो पॉइंटर फॉर्म में लिख दिया था। तो दोनों ऐसे मिला के मेरे को 58 नंबर दिए थे उन्होंने। तो थर्ड ऐसे जो मैंने लिखा था, सारी चीजें मैंने फॉलो कर ली उनकी, उन्होंने जो मार्क दिए कि ये तुम्हें फॉलो करना है, ऐसे लिखना है, ऐसे लिखना है, ये सब चीजें। थर्ड जो ऐसे लिखा था वो मेरा ऐसे शानदार था, तो उसमें मेरे को लगभग 140 के समथिंग मार्क्स मिले। फिर मेरे मार्क्स 140 प्लस ही रहे हैं ऐसे में हमेशा। तो वो एक चीज और है, ऐसे में तुम्हारे लिए कोटेशन बहुत काम आएंगी। तो कोटेशन मेरे साथ अच्छी बात ये है कि मैं कविताएं लिखता हूँ हिंदी में, तो कोटेशन में
खुद से बना लेता हूँ, सेल्फ मेड कोटेशन होती हैं, तो मुझे याद करने की जरूरत नहीं पड़ी। और रिलेवेंट अगर कोटेशन लिख रहे हो तुम निबंध में, तो मुझे लगता है कि निबंध में मार्क्स भी अच्छे मिलते हैं। शुरुआत में निबंध जो अगर आप स्टार्ट करो तो दो चीज जो मैंने फॉलो करी है। पहला ये, कोई नहीं बताता आपको, मोस्टली सब लोग ये चीज नहीं बताते कि संवाद शैली में निबंध स्टार्ट करो। मैंने संवाद शैली में निबंध स्टार्ट करा है। कभी भी संवाद शैली में कोई चीज स्टार्ट करोगे तो क्यूरोसिटी बढ़ेगी कि आगे क्या चीज हो रही है, राइट। एक निबंध आया था कि अंतर्ज्ञान और समझ से लिया गया निर्णय दूरगामी होता है, ये निबंध था इस बार का। तो मैंने उसे स्टार्ट किया इस तरह से कि ये लड़के तुम पीछे जाकर बैठो। संभवतः यही वाक्य डॉक्टर अंबेडकर को अपने बाल्यकाल में सुनने को मिले होंगे, जिसके आधार पर उन्होंने आरक्षण को एक महत्वपूर्ण मुद्दा बनाते हुए भारत के सामने प्रस्तुत किया, ऐसे करके। तो इससे ऐसा लगता है कि यार क्यूरोसिटी बढ़ रही है कि यार क्या लिख रहा है बंदा, क्या चीज होगी आगे। तो तुम्हारा ऐसे अगर जीरो स्टार्टिंग से लेके फर्स्ट लेटर से लेके लास्ट लेटर तक अगर उन्होंने पढ़ लिया तो मतलब तुम्हें नंबर अच्छे मिलेंगे। तो वैसा करना है, उन्हें बनाना है ना यार। किसी को तुम इतना करो, इतना 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 वो एगरली किसी को इतना डिमांड करने दो कि यार मैं पढ़ूं इसका ऐसे। तो उसके लिए दो तो सही, कुछ तत्व तो दो, अंदर मसाला दोगे तभी तो वो पढ़ेगा वो ऐसे तुम्हारा। तो वो चीज पढ़ेगा तो नंबर भी श्योरली मिलेंगे। हम किसी चीज को अगर पूरा सुनते हैं तो हमें समझ में भी आती हैं चीजें। अगर हम शुरुआत में थोड़ी सी सुन के छोड़ देंगे तो हमारी भी समझ में नहीं आएंगी चीजें। तो वैसा ये निबंध को लिखो, अपने से लिखो, किसी व्यवहारिक चीजों को समझ के लिखो, किसी रटे रटाए पैटर्न को फॉलो मत करो। मेरा मानना तो यही है। और निबंध जो अमूर्त निबंध आते हैं उनमें कोई भी टॉपिक आता है तो उसमें अगर तुम स्टार्ट कर रहे हो कोई भी चीज, तो वो पुरापाषाण कालीन से लेके लास्ट से एकदम स्टार्टिंग से, जब ह्यूमन जो संस्कृति मानव संस्कृति का विकास जब से हुआ तब से लेके प्रेजेंट के टाइम पे क्या कंडीशन है वो पूरी उसमें लिखो, तो बंधा हुआ ऐसे प्रतीत होगा, राइट। और उसमें कुछ कुछ जैसे तुमने भूमिका लिखी 1-1.5 पेज की, उसके बाद तुमने 5-6 क्वेश्चन रेज कर दिए कि ऐसा क्यों है, इसके क्या क्या रीजंस हो सकते हैं, और ऐसा कहाँ कहाँ देखा गया है, ये सारी चीजें लिखी। तो उसको तुम शुरुआत में मानव विकास, मानव संस्कृति के विकास से लेके अगर वर्तमान तक कनेक्ट करते जाओगे तो वो एक बंधा हुआ ऐसे प्रतीत होगा। और बंधा हुआ ऐसे प्रतीत होगा तो मजा आएगा पढ़ने में। कोई भी चीज अगर तुम्हें पूरी लगती है ना देखने में, तो उसे पढ़ने में भी मजा आता है। तो उसी तरह ऐसे को इस तरह से लिखने का मैंने प्रयास किया था। आप लोग अगर टीचर की कोई क्लास लेना चाहते हैं ले सकते हैं। श्रीवास्तव सर बहुत बढ़िया शायद क्लास लेते हैं, तो वो आप फॉलो कर सकते हैं। बाकी मैंने ऐसा सच नहीं किया था, मैं बहुत फ्रेंकली बताऊंगा ये बात। और एक चीज और है, आपसे सभी से रिक्वेस्ट है कि जैसे मैंने बोला सीसेट को आप फॉलो कर लेना, अच्छे से तैयार करके जाना सीसेट के लिए, उसी तरह आप एथिक्स को भी अच्छे से कर लेना। क्योंकि बहुत लोग समझते हैं कि यार बहुत इजी सब्जेक्ट है, पर अगर आप क्वेश्चंस देखोगे ना तो आपको समझ में नहीं आएगा मैं स्टार्ट कहाँ से करूँ, लिखूं क्या। जैसे मान के चलो एक क्वेश्चन ऐसे आ गया, कोई कोड दे दिया सिंपल सा सीधा कि समाज की संरचना समाज से ही होती है, क्या लिखोगे इसमें, कैसे स्टार्ट करोगे, पता भी है क्या किसी को कि क्या कैसे स्टार्ट करोगे। तो ये अंतर्मन से चीजें सोचो, समझो, व्यवहारिक चीजें देखो और तब फॉलो करो। अपने खुद के थॉट्स अगर लिख पाओगे ना तो आंसर बहुत अच्छे लिख पाओगे। रटे रटाए मत लिखना, अपने खुद के थॉट्स लिखो, क्योंकि आफ्टर ऑल वो डिमांड क्या है उनकी, एडमिनिस्ट्रेशन के लिए बंदे चाहिए ना उन्हें, पॉलिसी इंप्लीमेंटेशन के लिए, पॉलिसी मेकिंग के लिए। तो सोच पाओगे तभी तो पॉलिसी बना पाओगे। जो कर दिया वो तो कर ही दिया ऑलरेडी, वो तो सोच चुके हैं लोग। तुम क्या सोच रहे हो, नवोन्मेष क्या कर रहे हो तुम, वही चीज है वो करना है आपको। बस यही यही है। और थोड़ा ध्यान दे लेना उस पे, एथिक्स पे। क्या नवीन क्या तो मैंने एक्चुअली यहाँ पे पीजी वीजी नहीं लिया था, मैंने फ्लैट ले रखा है। तो उस पे मेड लगवा रखी है मैंने, तो बराबर से लंच और डिनर बना के जाती है, वही मैं खाता हूँ। ठीक है जी। और किसी का कुछ? भाई थोड़ा लाउड बोलेंगे प्लीज। अच्छा, टाइम मैनेजमेंट का सबसे जो मैंने फॉलो किया है वो ये है कि अगर मेरा पढ़ने का मन है तो नो डाउट मैं हर हालत में पढ़ूंगा, चाहे कोई कितना भी कुछ कहे। और अगर मेरा पढ़ने का मन नहीं है ना तो मैं बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा, चाहे कोई कितना भी कहे। मेरे पापा भी यही बोलते हैं कि भाई ये पढ़ना होगा पढ़ लेगा, नहीं पढ़ेगा तो नहीं पढ़ेगा। मैं लाइब्रेरी भी काफ़ी बार, मैं बगल में मैंने लाइब्रेरी ज्वाइन कर रखी थी, तो उसमें भी मेरा पढ़ने का मन होता था तो मैं लगभग 12 घंटे तक बैठ लेता था पढ़ते पढ़ते। अगर पढ़ने का मन नहीं होता था तो मैं 15 मिनट भी नहीं बैठ पाता था, मैं आ जाता रूम पे, मूवी देखता था मस्त आराम से, वेब सीरीज देखता था। तो वो चीज़ है। और कुछ चीज़ें जो आपको बोरिंग टाइम में थोड़ा इंटरेस्टिंग चीज़ें, इंटरेस्टिंग वातावरण प्रोवाइड करे ना,
लाइक आप बहुत ज्यादा बोर हो रहे हो, आपको पढ़ने का मन नहीं हो रहा है एकदम, आपको लग रहा है कि क्या नीरस जिंदगी है यार, कहाँ आ गए फालतू में, तो कोई अच्छी सी वेब सीरीज देख लो, कोई अच्छी सी मूवी देख लो, सिर्फ उसी टाइम के लिए, हमेशा नहीं। अब ऐसा पता चले कि आपको हफ्ते में 5 दिन यही फील हो रहा है कि मैं बोर ही बोर हो रहा हूँ, तो उसका कोई मतलब है नहीं। तो कम बोर फील करना, और अच्छी मूवी वेब सीरीज देखोगे ना तो मजा आएगा देख के कि यार अच्छी है, इंटरेस्टिंग है, थोड़ा माहौल ऐसा लगेगा कि अब पढ़ने का मन कर रहा है, चलो पढ़ते हैं। और उसी वेब सीरीज का नाम पूछा ना, मैं बताता हूँ एक, रॉकेट बॉयज देखना, बहुत अच्छी वेब सीरीज है, अच्छी लगेगी तुम्हें, मजा आएगा। मेरा मीडियम, कॉलेज के टाइम में मेरी इंग्लिश ठीक हो गई थी, तो मुझे लगता है कि मेरे को उसकी ज़रूरत पड़ी नहीं थी भाई। बाकी जनरली हिंदी मीडियम में आर्ट्स बैकग्राउंड के बच्चे बहुत होते हैं, तो इसीलिए इंग्लिश के लिए सोर्स मुझे पता नहीं है, मैं बता नहीं पाऊंगा इसके लिए, सॉरी, मुझे आइडिया नहीं है इसका। अब वो तो नंबर देख के पता चलेगा। बट हाँ, संस्कृति की टेस्ट सीरीज में, दृष्टि की टेस्ट सीरीज में, इनमें मेरी राइटिंग थोड़ी ठीक थी, तो मुझे लिख के आता था कि आपने अच्छी राइटिंग लिखी है, बस। नहीं, वो उस पर कोई दिक्कत नहीं है, बस इतनी होनी चाहिए राइटिंग तुम्हारी कि समझ में आए सामने वाले को। अगर आप मेरे को पढ़ाओ कोई राइटिंग तो मेरे को समझ में आनी चाहिए, बस इतना, ग्रेवेबल होनी चाहिए। कोई तुम मोतियों की तरह लिख दो तो उससे फर्क भी नहीं पड़ेगा, राइट। बहुत सारे लोगों की राइटिंग बहुत गंदी होती है लेकिन समझ में आने लायक होती है, तो उनका सिलेक्शन होता है, बराबर होता है, तो उसका कोई इतना ज़्यादा रोल नहीं होता। जी, और सॉरी। हाँ, इंटरव्यू का एक्सपीरियंस, मॉक इंटरव्यू का जो होता है, वो मॉक इंटरव्यू में बहुत ज़्यादा स्ट्रेस आता है, सीरियसली। मॉक इंटरव्यू में इंटेरोगेशन चलता है, वो इंटरव्यू नहीं होता, याद रखना। मतलब तुम सामने जा रहे हो बैठ के, तुम अपने आप को बलि का बकरा समझो और हलाल होने के लिए जा रहे हो, ये समझो। ये मॉक इंटरव्यू की हकीकत है, मैं बता रहा हूँ। जो कुछ मॉक इंटरव्यू बहुत अच्छे होते हैं, जैसे नाम छोड़ो, बाद में लेंगे, पर कुछ मॉक इंटरव्यू काफ़ी अच्छे होते हैं। जैसे मैं बताता हूँ आपको, संकल्प के मॉक इंटरव्यू। संकल्प एक संस्था है यहाँ पे, स्वामी विवेकानंद वाली फाउंडेशन की, रामकृष्ण परमहंस फाउंडेशन की शायद। तो उसके जो मॉक इंटरव्यू होते हैं वो रियल एक्सपीरियंस जैसा लगता है ना। तो ऐसे मॉक इंटरव्यू अच्छे होते हैं, लेकिन बाकी सब कोचिंग वोचिंग के इंटरव्यू तुम्हें या तो बहुत चढ़ा देते हैं या फिर एकदम डिमोटिवेट कर देते हैं, और ऐसे अनर्गल क्वेश्चन पूछते हैं ना जिनकी कोई हद नहीं है। जैसे दृष्टि में मैं गया था कोचिंग के इंटरव्यू में, है ना, तो तो रील कल्चर है ना, आजकल रील कल्चर है, तो उसमें मेरे से एक क्वेश्चन पूछा था उन्होंने कि मैं जैसे करौली से हूँ, तो उन्होंने बोला था कि नीम करौली बाबा के बारे में आपने सुना है? तो मैंने बोला कि ठीक है, सुना है ये वो। तो कह रहे आप चमत्कार में विश्वास करते हैं क्या? मैंने कहा कि नहीं, मैं नहीं करता। कह रहा क्यों नहीं करते? अब ये कोई मतलब है, क्यों नहीं करता मतलब क्या होता है? तो ऐसा नहीं होना चाहिए। मॉक इंटरव्यू को इतना सीरियसली नहीं लेना है, बस उसमें इतना देखना है कि आप मॉक इंटरव्यू देने जा रहे हो, नर्वस तो नहीं हो रहे, अच्छे से क्वेश्चनों को समझ पा रहे हो और अच्छे से आंसर कर पा रहे हो, इतना होना चाहिए मॉक इंटरव्यू का। रियल इंटरव्यू सीरियसली इतना इजी होता है, इतना मतलब इतना कंफर्टेबल होता है कि आपसे जाते ही ग्रीट्स करेंगे, आइए बैठिए आप सामने, और बातचीत करेंगे अच्छे से, आपको कंफर्टेबल माहौल देंगे, आपसे क्वेश्चन पूछेंगे, इतना संभल के पूछेंगे अच्छे से। अगर आप नहीं बता पा रहे क्वेश्चन को, ग्रिल नहीं करेंगे, छोड़ देंगे वो टॉपिक, दूसरा टॉपिक पूछेंगे आपसे, और आपको बकायदा समय देंगे बताने के लिए, अच्छे से आप सोचकर बता सकते हैं। इतना बहुत होता है, मेरे को लगता है ऐसा इंटरव्यू में बताने के लिए। बाकी आप खुद फेस करिए, किसी और से पूछने से अच्छा है कि खुद फेस करें, है ना। तो मेरी शुभकामना है कि आप फेस करेंगे जल्दी, इस बार आप करें। और ज्यादा सोचना नहीं है कि किसका बोर्ड आता है क्या आता है, अपना 100% दे के आना। सेल्फ सेटिस्फेक्शन इज द की। अगर तुम सेल्फ सेटिस्फाई हो ना, तो तुम्हारा सिलेक्शन हो या ना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तुम्हें कॉन्फिडेंस इतना रहेगा कि इस बार नहीं हो, अगली बार मैं 100% कर लूंगा चाहे जो हो। तो ये बात। बाकी जी, 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 मुझे ऐसा लगता है कि जो आपका बहुत स्ट्रांग जोन होता है ना, आपको उसकी तरफ हमेशा कदम बढ़ानी चाहिए। जैसे अगर मैं खेलने की बात करूं, अगर मुझे क्रिकेट पसंद है तो मैं किसी भी और खेल की जगह क्रिकेट खेलना पसंद करूंगा, क्योंकि मुझे उसमें अच्छा लगता है खेलने में, मैं अच्छा खेल पाता हूं, है ना। तो वैसा ही मेरा हिंदी और इंग्लिश में, मुझे कोई दिक्कत नहीं है इंग्लिश में भी, पर मैं अपने आप को एक्सप्रेस जिसमें कर पाऊंगा ना, वो हिंदी है, क्योंकि हिंदी से मेरा जुड़ाव है भाई। अगर आपकी लोकल लैंग्वेज की बात करें, आप जैसे कोई भोजपुरी बोलता होगा, कोई राजस्थानी मारवाड़ी बोलता होगा, कोई अवधी बोलता होगा,
अगर सबसे किसी से पूछा जाए कि अगर तुम्हें नॉन स्टॉप कॉन्वर्सेशन करनी है किसी के साथ तो किस में करोगे? जाहिर सी बात है नेटिव लैंग्वेज को चूज करेगा आदमी। लाइक अवध वाला अवधी करेगा, भोजपुरी भोजपुरी करेगा, राजस्थान वाला राजस्थानी करेगा, सही राइट। तो मुझे लगता है कि अपने जो विचार एक्सप्रेशन का जो सबसे अच्छा जरिया होता है वो तुम्हारी लैंग्वेज होती है। तो लैंग्वेज वही चूज करो जिसमें तुम अपने आप को खुल के एक्सप्रेस कर सको। अपने को ऐसा नहीं होता कि भाई कोई आदमी अपने सामने आके सवाल पूछ रहा है कि और भाई बताओ क्या हाल है, क्या हाल है, अपन उसके सामने खुल के बता पा रहे हैं सारी चीजें, और एक के सामने अपन डरा डरा महसूस कर रहे हैं कि यार क्या बोलूं कि नहीं बोलूं, अच्छा लगेगा कि नहीं लगेगा। तो अपने को किससे मिलने में मजा आएगा? जिसके सामने अपन खुल के एक्सप्रेस कर सकते हैं चीजें, राइट। वही चीज लैंग्वेज के साथ है। तो मुझे ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं अगर मैं इंग्लिश मीडियम लेता तो मैं सक्सेसफुल नहीं होता जितना मुझे लगता है, पर हिंदी मेरे लिए एक पॉजिटिव रोल प्ले किया है। और हिंदी मेरे लिए बहुत मतलब मैं बहुत इमोशनली कनेक्टेड हूँ हिंदी से, तो मुझे हिंदी इसीलिए लेनी भी थी और शायद उसी के दम पे मैं यहाँ तक पहुँच पाया हूँ। मेरा मीडियम भी ऑप्शनल भी हिंदी साहित्य है और कविताएं भी लिख लेता हूँ, तो उस वैसे जी। मेरी 2021 में ग्रेजुएशन पूरी हुई है। मैंने 4 साल मजे किए हैं भाई फुल। तो उसके बाद में देख लो 2021 के बाद में ग्रेजुएशन पूरी हुई है, तो सितंबर से कोचिंग स्टार्ट हुई थी, 15 सितंबर 2021, मुझे डेट याद है एग्जैक्ट। उस दिन से मैंने किताबों के हाथ लगाना चालू किया है। और बीच में मैं वीडियोस देखता था अपने, जब लॉकडाउन का पीरियड जो था तो उसमें मैंने जैसे बेसिक की वीडियो देखी, जैसे लक्ष्मीकांत की कुछ वीडियोस देख ली मैंने, है ना, याद नहीं था बेसिकली देखने के लिए देखी है। एनसीईआरटी की कुछ वीडियोस देख ली, एनसीईआरटी पढ़ ली, वो सब चीजें किया है। पर मोटा मोटी अगर देखा जाए तो मैं 15 सितंबर 2021 से मैंने वास्तविक पढ़ाई चालू की है, जो यूपीएससी के लिए की है। यही है भाई जी। चलिए तो फिर मिलेंगे आपसे, और उम्मीद है कि अच्छा कर पाओ। 16 जून को प्रीलिम्स है, अग्रिम बधाई शुभकामनाएं, और अच्छे से करिए। और एक सबसे बड़ा की फैक्टर ये है क्योंकि कट ऑफ वर्तमान समय में थोड़ी कम जा रही है, तो इसीलिए नेगेटिव सबसे कम क्वेश्चन करना, जिन क्वेश्चंस पे श्योर हो वो करना, जिन पे अगर श्योर नहीं हो तुक्के मत मारना, क्योंकि हो सकता है तुम्हारे 2 साल 5 साल 1 साल 3 साल की मेहनत पर एक झटके में पानी फेर जाएंगे वो तुक्के। तो कोई मतलब नहीं है उन्हें करने से। जिन पे श्योर हो वो करना। रिस्क अगर लेना भी है तो 70-30 वाले क्वेश्चंस पे लेना, जिन पे 4 ऑप्शन हो, तुम्हें 3 ऑप्शन पता हो, एक ऑप्शन में दिक्कत हो, या 3 ऑप्शन हो, 2 में 2 पता हो, एक पे दिक्कत हो, ऐसे क्वेश्चन पे रिस्क लेना बनता है। अनर्गल चीजों पे रिस्क मत लेना, फालतू की बातों पे ध्यान मत देना। प्रीलिम्स एग्जाम दे के आओ, दे के आने के बाद पेपर मिलाना है मिलाओ, नहीं मिलाना मत मिलाओ। मेरा पर्सनल सजेशन है मत मिलाओ, रिजल्ट आ जाता है 10-12 दिन में, है ना। थोड़ा सा रेस्ट करो, घूमो फिरो, आके अपनी पढ़ाई दोबारा से चालू कर दो, क्योंकि मेंस में भी बहुत सारे टॉपिक्स वही आते हैं जो प्रीलिम्स में आते हैं। तो वो सारी पढ़ाई चालू कर दो और अच्छा कर पाओगे यार, अच्छा करोगे। अपने आप पे भरोसा रखो और खुद के साथ ऑनेस्ट रहो, सबसे बड़ी बात यही है। बहुत बढ़िया। और खुद को धोखा मत दो प्लीज, ये रिक्वेस्ट है। चलिए मिलते हैं आपसे फिर से शुभकामनाएं विकास, बहुत बहुत बधाई हो।